व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा अब डिले नहीं होगा, लगातार 3-4 वीडियोस आएंगी एक एक दिन के गैप पर, या शायद रोज आएंगी। अकाउंटेंसी का सिलेबस हम लोग अब खत्म करने वाले हैं, बहुत ही करीब है। एंडिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, जिनने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं फटाफट से चेक कर लो प्लेलिस्ट सेक्शन को। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स सब मिल जाएगा। बिजनेस का पूरा सिलेबस हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट। ये दोनों ही चीजें किसका एग्जाम्पल है? इज इट अ कैश फ्लो एनालिसिस, इज इट अ ट्रेंड एनालिसिस, इज इट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या फिर वर्टिकल एनालिसिस? तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। व्हाट इज इट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज आर एग्जांपल ऑफ। मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है, पहले एक बार कम से कम चैप्टर का वन शॉट एटलीस्ट, ये कम से कम बता रहा हूं, एटलीस्ट वन शॉट देखकर आया करो। बिकॉज अगर आपको चैप्टर का कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी तरह का आपको आइडिया ही नहीं है चैप्टर के बारे में, तो सीधे एमसीक्यू पढ़ने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। यू वुड इवन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहां पर। तो एक बार चैप्टर की रीडिंग बेसिक कम से कम बच्चों लेकर आया करो। चलो आज आगे बात करते हैं। नहीं पढ़ के आओ तो एटलीस्ट जाकर एक वन शॉट देखाओ, जिनने पढ़ा हुआ उन्हें इजी लगेगा। ये चैप्टर को कवर करना है विद एमसीक्यूज, तो यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। यहां पर आपको प्रिपरेशन कराएंगे पेपर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स and computation of ratios are example of what? Vertical analysis या horizontal analysis? तो this is also a vertical analysis. Also नहीं, this is a vertical analysis thingy. तो पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आता है, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो वाला जो कंप्यूटेशन है, रेशियो एनालिसिस जो है, वो वर्टिकल एनालिसिस में आता है। तो ये याद रखना, क्या चीज बच्चों वर्टिकल एनालिसिस में आती है और क्या चीज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आती है। आपको ये दोनों का आइडिया होना चाहिए। Which of the following tools of financial statement analysis is suitable when data relating to several years are to be analyzed by? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या टूल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ज्यादा काम आएगा जब बहुत सारे सालों के डेटा को एनालिसिस करना है, लाइक मल्टीपल ईयर्स हैं? तो ट्रेंड एनालिसिस, बहुत सारे सालों के डेटा को जब कंपेयर करना हो, लाइक इस साल हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, लास्ट ईयर इससे कम किया था, उससे पिछले साल और अच्छा किया था, क्या फर्क आया, क्या इशू आया, तो दिस इज ऑल डन थ्रू ट्रेंड एनालिसिस। तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एनालिसिस सिंपल मीन्स डैश डेटा। एनालिसिस सिंपल या एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन होगा ना, हाँ, या एनालिसिस सिंपल मीन्स सिंप्लीफिकेशन डेटा, मींस सिंप्लीफिकेशन डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि आते हैं पेपर में, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे चैप्टर की अगर आइडिया नहीं है तो भी। डैश कंपैरिजन इज कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एक्सेट्रा। डैश कंपैरिजन बच्चों, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर फर्म कंपैरिजन, ये इन दोनों में से कौन सा कंपैरिजन है जिसमें हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिवीजन को कंपेयर करते हैं? तो ये आपके इंट्रा फर्म है, यानी फर्म के अंदर की ही बात हो रही है। इंटर फर्म का होता है जब हम 2-3 डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स को कंपेयर करें। जब एक ही फर्म के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करें, दैट इज इंट्रा फर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उफ, गलती से आंसर दिख गया, तो पढ़ लो भाई क्वेश्चन। आंसर इसका ये है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंपेयर, अच्छा नहीं, वो पीछे वाला दिखाया था क्या? अच्छा नहीं, सॉरी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कॉमन साइज एनालिसिस बच्चों, कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डैश एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस को और क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ द वर्टिकल लाइन, इंपैक्ट ऑफ वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव एनालिसिस को क्या बोलते हैं? अगर वो वर्टिकल लाइन था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इट इज द इंपैक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, कोई एज सच कुछ भी टफ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट आपको हल्का बेसिक आइडिया होना जरूरी है। अगर एक कंपनी की सेल्स पहले 1,25,000 थी, फिर वो बढ़ के 1,50,000 हो गई, यानी एक 1.25 लाख से 1.5 लाख हो गई, तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कितना इंक्रीज हुआ? पहले तो बताओ एक्चुअल इंक्रीज कितना है? 25,000 का इंक्रीज है ना, ये है ना। एंड पहले कितना था? 1,25,000, यही है। कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ उसके लिए इंटू 100 कर दो। दिस से दिस गया, दिस से दिस गया, इससे ये भी गया, ये हो गया 5,500, ये हो गया 5,25, ये हो गया 5,5 ये हो गया 5,100, ये हो गया 5,1 ये हो गया 5, 2 और 0, 20% आ गया। बोलो भैया आपने ये ऐसे क्यों किया? 25,000 ऊपर लिखा, नीचे 1.25 लाख क्यों लिखा? मैं देखो वैसे तो सबको आइडिया होगा, पर मैं एक बेसिक आइडिया बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं। बचपन में पढ़ा होगा ना, जब हमें पता ना हो कि क्या चीज, मतलब अगर आपको एक नंबर दिया है कि 2,
बताओ कि ये 10 का कितना परसेंट है। तो हम इसके लिए क्या करते थे, एक फॉर्मूला लगाते थे, व्हाट परसेंट ऑफ 10, लाइक व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 2। हम ऐसे ही निकालते थे ना बचपन में, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज दिस वगैरह करके। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक्स परसेंट ऑफ 10 इज 2। अब यहां पर वही लगा लो, एक्स परसेंट ऑफ 1,25,000 इज 25,000, मतलब जो इंक्रीज हुआ है 25,000 वो हमारे इनिशियल वाले का कितना परसेंटेज है, हमें ये निकालना है यहां पर। तो x बाय 100 ऑफ मतलब इंटू होता है 1,25,000 इज इक्वल्स टू 25,000। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये यहां इंटू हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, क्या होगा, x बाय 100 इज इक्वल्स टू 25,000 बटे 1,25,000 हो गया। ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इंटू होगा, इंटू 100। तो याद है मैंने पहले यही चीज तो लिखवाई थी आपको डायरेक्टली बिना एक्सप्लेन किए। मैंने कुछ बच्चों को जो उनको मैथ्स में इशू आता है, उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला अराइज कैसे हुआ, कि जो हमारा डिफरेंस है हम उसे ऊपर लिखेंगे 25,000, जो इनिशियल था मतलब जिसमें से हमें निकालना है, हमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो पुराने वाले से ही निकलेगा ना, क्योंकि हमारा इसके मुकाबले इंक्रीज हो गया इतने में पहुंचा है ना। तो जो हमारा इंक्रीज से नीचे लिखेंगे, मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट से नीचे, और इंटू 100। जिन लोगों को ये सब पहले से आता था उनके लिए टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आगे बढ़ गए होंगे। द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश एनालिसिस। जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी होता है बच्चों, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी हो, उसका जो एनालिसिस होता है मनी का, उसे क्या बोलते हैं बच्चों। बेसिक बात है, मनी की जहां बात हो रही है, मनी के इनफ्लो आउटफ्लो की बात हो रही है, तो आप एक्चुअली में कैश फ्लो की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट है, अगर उसमें नॉन करंट एसेट 75% है, परसेंटेज लिखा है ना, तो बताओ करंट एसेट कितना होगा। टोटल परसेंटेज होती है 100 किसी भी चीज की, 100% इज द मैक्सिमम थिंग। उसमें से 75% अगर नॉन करंट एसेट है तो माइनस करो, बचा 25%, तो 25% वुड बी योर करंट एसेट्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू। पर आपको आइडिया नहीं होगा कि ये इतने बेसिक है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ चांद पे से आंसर लेने चलते हैं, तो आप चांद पे आंसर लेने जाओगे और गलत आंसर ले आओगे। रेशियो एनालिसिस एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जो रेशियो एनालिसिस होता है बच्चों, वो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, रेशियो एनालिसिस इज द टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों ही दो स्टेटमेंट सही है, कि रेशियो एनालिसिस एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। सबसे कॉमनली यूज टूल फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या है, इट्स ऑल ऑफ दीज गाइज। ये फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर ही ये सब टाइप के एनालिसिस आते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस हेल्प्स इन असेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। स्टेटमेंट से बच्चों पढ़ के बताना है कौन सी सही कौन सी गलत है। तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है, वो हेल्प करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेस करने में ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है भैया, रेशियो एनालिसिस इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। ठीक है भैया, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको इन्हें याद कर लेना, हो सकता है आपके पेपर में ये बच्चों एज एन एमसीक्यू एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनुअल रिपोर्ट इज यूज्ड बाय अ कंपनी इज कंपनीज होगा, ये कंपनीज। अरे यार, तो कंपनी में कौन एनुअल रिपोर्ट को यूज करता है, वो शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती है बेसिकली, कि वो देखेंगे कि क्या कंपनी की हालत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। एनालाइज करने के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं ना, उसको यूज करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बैलेंस शीट जो है बच्चों, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, ठीक है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी अकाउंटेंसी में बात होगी ना किसी चीज की, तो वो 90% ऑफ द टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, कि आज हमारी कंपनी की हालत क्या है, टुडे, आज क्या हालत है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए मैंने बहुत डाल दिए, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट एज सच। बट बच्चों अच्छा बोर होके भागना मत, बिकॉज ये 50 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है ना बच्चों वो कवर हो जा रहा है। तो पूरे चैप्टर को अगर मैं कवर कर रहा हूं बच्चों एक एमसीक्यू वीडियो के थ्रू, तो आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड बाय द क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल एनालिसिस को कौन यूज करता है? क्रेडिटर्स भी और फाइनेंशियल मैनेजर भी, क्या दोनों यूज करते हैं? जी हाँ, एनालिसिस जो किया जाता है फाइनेंशियल वो सभी के लिए ही होता है, मतलब जितने भी लोगों को कंपनी की कंडीशन जानने में इंटरेस्ट है वो उसके थ्रू ही जानेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं बच्चों आपकी, उन्हें और क्या भी बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इट इज कॉल्ड इट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों वो शो करता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्राइब्स द, यहां पर मेन कीवर्ड है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज सच एज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो इसमें भी बहुत चीजें सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एक पीरियड ऑफ टाइम पे आपका क्या किस तरह का परफॉर्मेंस था, क्या आपको खर्चा किया, क्या आपने कमाया, क्या आपके रेवेन्यू थे, क्या आपके लॉसेस थे, सब आपको बताता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पूरे साल के लिए होता है ना वो। एंड वही डिस्क्राइब करता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या रहे पूरे साल के। तो दीज आर ऑल द करेक्ट थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इट इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इनमें से क्या नहीं है एक टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? इट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है बच्चों वो एक टूल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस, या एक्सेस भी कह सकते हो, टू एक्सेस वेदर इट कैन प्रेजेंटली अफोर्ड अ वेज इंक्रीज और नॉट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ये बात कौन पढ़ेगा कि भाई तनख्वाह वेतन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? लेबर यूनियन। भाई तनख्वाह किसकी बढ़नी है? हमारे कंपनी ने इस बार का फाइनेंशियल एनालिसिस अपना लॉन्च कर दिया, ठीक है, उसको देखकर लेबर ही पढ़ेंगे ना यार, कंपनी तो कमा रही है दबा के, कोई लॉस में नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है बहुत, तो हमको काहे खाली 500 रुपया दे रहे हो, हमारा भी 800 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, बच्चों इसको मैच करना है। यू गैट 5 सेकेंड्स, कोई भी दो भी मैच कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज सब में आंसर्स लगभग अलग अलग ही हैं, कोई भी दो मैच कर दो बस। आधी वीडियो खत्म हो गई है, 50 क्वेश्चन का वीडियो था, 25 आपने कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर इज ए का बच्चों 4th है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज डी, एंड बी का आपके 3 है बच्चों, विच इज भाई क्या कर रहा है, बी का 3 है, सी का फर्स्ट है आपके, एंड डी का सेकंड है। फटाफट से जो पॉइंट्स आए इसे याद भी कर लो अब, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो जस्ट एज अ मैच द फॉलोइंग है, पर हो सकता है आपके पेपर में इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठ के आता हुआ नजर आ जाए, तो मिस मत करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की बात उठती है पेपर में। अगर एक एक्सपेंस का, एक बिजनेस का पहले साल का एक्सपेंस 70,000 है एंड दूसरे साल में उसको 77,000 का खर्चा आया, अरे यार क्या भैया, हाँ, अगर एक बिजनेस को पहले साल में खर्चा 70,000 आया, दूसरे में 77,000 आया, तो उसका ट्रेंड परसेंटेज क्या है? पहले तो बताओ बच्चों ये कितना परसेंट का इंक्रीज है? 70 से 70 मतलब 7,000 रुपए बढ़ गए, है ना? पहले तो ये बताओ मुझे, 70 था 77 हो गया, मतलब 7,000 बढ़ गए। अब ये 7,000 70,000 का क्या परसेंट है? देखिए पता चल रहा है इसका 10% आएगा, है ना, क्योंकि 70,000 का 10% निकालोगे 7,000 आएगा, मतलब एक्चुअली में 10% इंक्रीज हुआ है, बट ट्रेंड परसेंटेज वुड बी 110%, क्योंकि पहले जो अमाउंट था अगर हम उसको 100% मान के चलें तो ये अमाउंट क्या है? ये 110% है, इससे 10% भी ज्यादा है। समझ रहे हो इस बात को? आंसर में 10% टिक करके मत आना, यहाँ पे ट्रेंड परसेंटेज पूछी गई है, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है नहीं पूछा गया। ट्रेंड परसेंटेज बताने में आप क्या करते हो, पहले की परसेंटेज अगर 100% थी, मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस पहले अगर 100% था, तो अब कितना परसेंट हो रहा है? अब 110% हो रहा है, पहले से 10% बच्चों ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, horizontal analysis provides information in absolute terms, percentage terms, या both of these। तो आपका जो horizontal analysis होता है वो दोनों ही terms में आपको information provide करता है। In a common size balance sheet, if the percentage of non-current asset is 60, what would be the percent of current asset? हमने अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया जहाँ पे 75 और 25 आंसर था। टोटल परसेंट तो 100 ही होती है ना, अगर उसमें से 60% नॉन करंट है तो बचे हुए 40% ही करंट होंगे ना। सिंपल, आगे बढ़ो।
कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, यू गॉट 10 सेकेंड्स और मुझे आंसर कीजिए। चैप्टर का अगर आपको बिल्कुल हल्का सा भी आइडिया होगा, आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, तो ये बेसिक स्टेटमेंट से आप कर लेंगे। आपके पास 10 सेकेंड्स है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड आंसर मी। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो भैया समझ में नहीं आया, मैं अगली वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। बट ये वीडियो आपके वर्किंग के लिए, आपका भी मेहनत करना बहुत जरूरी है ना, सिर्फ सुन के चले जाओगे पेपर में भूल जाओगे, खुद एफर्ट लगाओ। तो इस स्टेटमेंट्स में से तीनों ही स्टेटमेंट सही थी, तो इसका मतलब क्या है भैया, इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आपके पेपर में एज फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, एज मार्क द करेक्ट ऑप्शन आ सकती है। तो इन तीनों को रट लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, विल बी वेरी गुड फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहां पर बच्चों कीवर्ड है नॉट, इनमें से क्या नहीं है एक लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इट इज बच्चों द इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, इंटरफर्म सॉरी। अब इसमें से क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये तीन बच्चों लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो आपको ये याद कर लेनी है। ये क्या है बच्चों, लिमिटेशंस है, ये तीनों याद करो। पेपर में अगर लिमिटेशंस आएंगी तो आप ये आराम से लिख पाओगे। और क्या लिमिटेशन नहीं है, यानी दिस इज अ गुड थिंग, तो इट इज इंटरफर्म कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल कर देता है। यानी ये इसका एक फायदा है, ये इसका एक एडवांटेज है कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस को हम पढ़ के दो तीन फर्म्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बोरोअर। अगर कौन सा एनालिसिस बच्चों हेल्प करता है डिटरमाइन करने में द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बोरोअर? इट इज द डेट एनालिसिस। यार हमारे कितनी हमारी औकात है, अपना कितना हम चुका पाएंगे। मान लो मैं आपसे कहता हूं, मैं भैया मुझे 20 लाख का, कोई बैंक से आप बोलते हो मुझे 20 लाख का लोन दे दो। बैंक ऐसा नहीं है कि जैसे टीवी में दिखाते हैं ना लोन आ गया 2 मिनट में, नहीं ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। कभी लोन लेने जाओगे पता चलेगा, लोन नहीं देंगे तुरंत, पहले आपसे बोलेंगे अपनी इनकम बताओ, क्या सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है, अगर बिजनेस के थ्रू कर रहे हो बिजनेस कितना चल रहा है, कैसे आपकी इनकम है, क्या आप चुका पाओगे। अगर आपकी सैलरी साल की 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख नहीं है तो हो सकता है आपको लोन ना ही मिले। तो लोन उतना आसान चीज नहीं है, तो आपका डेट एनालिसिस देखा जाता है कि आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। डैश में लाइक टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी। कौन इनमें से कौन, फ्रेंड्स, रिसर्चर्स या एनिमी कंट्री, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना चाहेंगे। इनमें से कौन, दोस्तों को क्या लेना देना है, एनिमी कंट्री को क्या लेना देना है। जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके बारे में रिसर्च करके बताएंगे दूसरी कंपनी को आप में इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग देखेंगे ना आपकी हालत कैसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज फ्री फ्रॉम बायस। क्या ये बात सही है, गलत है, या कुछ कुछ केसों में सही है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम बायस ऐसा नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो ह्यूमंस ही करते हैं, कंपनीज ही करती हैं। कंपनीज बायस ना हो, कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बायस ना हो, वो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज नॉट इग्नोर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव क्या होता है, किस क्वालिटी का सामान है, किस क्वालिटी की चीज है, कितनी अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ये इग्नोर नहीं किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। क्या ये बात गलत है, सही है, या कहीं कहीं सही है? तो बच्चों ये बात भी गलत है, कहीं कहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर हो जाता है। वी आर नॉट सेइंग कि कोई क्वालिटी नहीं होती है एनालिसिस में, बट एकदम ट्रू क्वालिटी का नहीं होता, कहीं कहीं जगह पे इग्नोरेंस होती है। अब कोई प्राइवेट कंपनी है वो एकदम सब कुछ सच सच नहीं दिखाएगी, कहीं पे अपनी क्वालिटी थोड़ा सा अपनी चेकिंग क्वालिटी को गिरा के रखेगी ताकि वो सच ना बताए। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिडर्स प्राइस लेवल चेंजेस। जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो कंसिडर करता है कि प्राइस लेवल के चेंजेस को, कि प्राइस का क्या लेवल चल रहा है अभी। तो यस, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आर यू वी श्योर? अच्छा, हमारा जो कंपनी का एनालिसिस है उसको कोई लेना देना नहीं है प्राइस लेवल चेंजेस से। हमारी कंपनी में क्या किस तरह के फाइनेंशियल कंडीशन रही उसको सिर्फ उस बात से लेना है। इसीलिए इस पे बहुत ज्यादा भरोसा कंपनी नहीं करती और भी बहुत चीजें देखती हैं, बिकॉज इट डजंट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर्स फाइनेंशियल डेटा। ये सब ट्रू और फॉल्स है, पेपर में आ सकते हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो सिर्फ 1 साल के फाइनेंशियल डेटा पे बेस्ड होता है, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इट इज एन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मैन, 1 साल पे कैसे होगा? Financial analysis is significant for investors, employees and management. Financial analysis जो है वो बहुत significance से होल्ड करती है, बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी। तो yes, it actually holds a lot of significance. सब लोग, हमारे खुद के एम्प्लॉय भी देखते हैं कि यार कंपनी कमा रही है 1 करोड़, मुझे सैलरी दे रही है 1000, एटलीस्ट 10,000 तो दे। Next question. The purpose of doing short-term analysis and long-term analysis is considered as, आपका जो पर्पस होता है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने का और लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने का,
वो क्या होता है, क्यों होता है? इट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की मुझे डेफिनेशन चाहिए कि यहां पर उसकी मुझे लिटरल डेफिनेशन नहीं चाहिए, यहां पर इस टर्म में ऑब्जेक्टिविटी से क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से, कमेंट में लिखिए। फर्म ओनर, अच्छा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी लोग जामिया के बीबीए बीकॉम को टारगेट कर रहे हो, लास्ट के कुछ डेज बचे हैं, अगर अभी भी मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर रहे हो तो जेन्युइनली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करने में। बिना मॉक टेस्ट लगाए जाओगे, निकालना बहुत ना के बराबर पॉसिबल है, नहीं निकलेगा। सिर्फ 200-300 रुपए बचाने के चक्कर में अभी पढ़ रहे हो, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का सपना आप चूर चूर करोगे। तो जरूर से जरूर परचेज कर लो, आपको इसमें 3 मॉक टेस्ट और एक पीवाईक्यू मिलेगा। ये मॉक्स पूरे गूगल पे कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने खुद टाइप करके बनाया, कहीं से परचेज नहीं किया, आपको गूगल में मॉक्स मिलेंगे ही नहीं, जाके ट्राई कर लो। सिर्फ 300 में आपको ये 4 पेपर का सेट मिल जाएगा, मेल पे आपको भेज दूंगा विद आंसर की, 24 घंटे में आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर लो, भूलना बिल्कुल मत, बिकॉज अगेन पेपर में आने के चांसेस बहुत है, बिकॉज मैं खुद जामिया से बीबीए बीकॉम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसा पेपर आता है। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, एक बिजनेस के पहले साल के एक्सपेंस 80,000 थे, सेकंड ईयर में 88,000 हो गए, तो पहले तो फर्क कितने का आया, 8,000 का आया। एंड जो हमारा इनिशियल खर्चा था उसके कितना परसेंट है ये, तो 80,000 का तो 10% 8,000 होता है, मतलब 10% का इंक्रीज हुआ है। 80,000 से 88,000 या 88,000 जाने में 10% का इंक्रीज हुआ है ना, तो अगर ये 100% था तो ये क्या है, ये 110% है, दैट इज योर ट्रेंड परसेंटेज, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चंस गाइस, यहां तक आए हो वीडियो को लाइक कर दो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आपके लिए पीडीएफ टाइप करना, बनाना, कॉलेज से आके शूट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो सपोर्ट जरूर करना। डैश हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बोरोअर। क्या हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है एक बोरोइंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? व्हाट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव बोरोअर? सिक्योरिटी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस, डेबिट एनालिसिस या डिविडेंड डिसीजन। तो बच्चों डेट एनालिसिस, डेट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें आपकी कंपनीज का चेक किया जाता है कि भैया ये कितना और बोरो कर सकती है, अगर ये बोरो करेगी तो चुका पाएगी कि नहीं। मैंने अभी इस बारे में पहले भी जिक्र किया, जिन्हें वीडियो ध्यान से सुनी उन्हें इजी लग रहा होगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का प्राइमरी पर्पस क्या है बच्चों? इट इज टू एसेस द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। यार बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, पूरे पीडीएफ में एक ही बात भरी हुई है। फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल्स एंड ऑल। सो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीवन नो, कुछ ही टॉपिक्स हैं इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। Which of the following is a significant benefit? Which of the following is a significant benefit of financial statement analysis? इनमें से क्या एक बहुत ही significant benefit है बच्चों financial statement analysis का? तो बच्चों ये जो आपका बेनिफिट है ये आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में एज एन एमसीक्यू भी आ सकता है, एज फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। तो पोटेंशियल एरियाज फॉर कॉस्ट कटिंग आपको पता चल जाते हैं कि कहां पर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ करके। व्हाट डज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प इन असेसिंग? इनमें से क्या करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो इट इज द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज एंड मीट इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस अ कंपनी? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं? बच्चों डिफरेंट स्टेटमेंट्स डिफरेंट बातें बताती हैं। कौन सी स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी बताती है? इज द थिंग, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इनकम स्टेटमेंट बताती है, जैसे आप पीएनएल भी कहते हो, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हो रहा है। What is the limitation of financial statement analysis? Financial statement analysis का limitation बच्चों क्या है? इनमें से क्या है? तो ये सभी जो है बच्चों फायदे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है। ये तीनों फायदे भी रट लो फटाफट से, पेपर में कहीं भी आ सकता है, एज फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, व्हाटएवर यू कैन से, आ सकता है, ये कर लेना। एंड लिमिटेशन भी एक याद रखो कि ये इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, यानी आज मेरी कंपनी की क्या हालत है, बैलेंस शीट आपको ये बताएगी, हम किससे होके गुजरे हैं वो नहीं बताएगी। Which financial statement provides information about a company's assets, liabilities and share record at a specific point in time? एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पीएनएल बताती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बैलेंस शीट बताती है। साल के अंत में हमारी हालत क्या आती है, एंड ऑफ ईयर, हमेशा बैलेंस शीट एंड ऑफ ईयर के लिए बनती है, वो एंड ऑफ ईयर के लिए बैलेंस शीट बताती है। लेकिन पूरे साल क्या गचरा घुपड़ा चल रहा था, कभी कभी खर्चा ज्यादा हो गया, कभी कमाई कम हुई, तो वो पीएनएल बताती है। What is the significance of analyzing company's financial? Again, the same thing. The
सेम क्वेश्चन, द सेम वर्डिंग्स, एवरीथिंग इज सेम। ये सब आपको याद करने हैं, रटने हैं बच्चों। सिग्निफिकेंस किस काम आता है? कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आप अच्छे डिसीजन ले पाओ कि भैया इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। व्हाट कैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, आपके लिए आज होमवर्क 2 है, बिकॉज आज बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बहुत क्वेश्चन किए हमने, तो आज 2 होमवर्क क्वेश्चन थे। पहला ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ये आपको आंसर करना है बच्चों। और आपको सेकंड एक और चीज आंसर करनी है, विच इज दिस वन, दिस विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, अब आज के बाद कल शायद एक ये आप करना, कल थोड़ा सा गैप आएगा। कल की वीडियो में कॉमर्स का नहीं रहेगा, कल जनरल टेस्ट वालों की वीडियो आने वाली है। कल आपकी मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट 11 आएगी लॉजिकल रीजनिंग की। तो जो लोग जनरल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन दबा के रखो। अपडेट्स तो मैं सीयूईटी के लिए दे ही रहा हूँ, जामिया के लिए दूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी दूंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी एडमिशन प्रोसेस में। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। ओके, बाय बाय।